हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास नंबर 3 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। इसमें आज हम सिर्फ दो टर्म्स सीखेंगे। पहली टर्म क्या है, व्हाट इज़ रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या है, और दूसरी टर्म हम सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिसिप्ट्स क्या होता है। देखिए, रिसिप्ट्स होते हैं दो। रिसिप्ट को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दोनों। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ 11th में भी नहीं आएंगी बल्कि 12th में भी आएंगी, और आने वाले 12th के बाद जो भी कोर्स करेंगे आप, जैसे कि बीकॉम, सीए, सीएस, जो भी वो कोर्स करेंगे उसमें बार बार ये टर्म्स आएंगी। अगर आपने अभी इसको रट लिया तो आगे परेशान करेंगे ये टर्म्स, तो उसको अभी हम समझ लेंगे कि आखिर ये होती क्या है। पहले मैं बताता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट से पहले मैं बताता हूँ कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। वो सोचते हैं कि दोनों सेम चीज़ है। पहले एग्जांपल देता हूँ मैं कि रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिट क्या है। मान लीजिए मैं पेन बनाता हूँ, मेरा बिज़नेस है पेन बनाने का। मैं हूँ सोल प्रोप्राइटर, मेरा बिज़नेस है पेन बनाने का। मैंने 10,000 यूनिट्स पेन की बेचे, और एक पेन की कीमत थी 10 रुपये। तो मेरे पास कितनी कमाई हुई होगी, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये की इनकम हुई मेरी, रेवेन्यू हुई। इसे इनकम नहीं, रेवेन्यू कहा जाता है। कि 10,000 पेन बनाए मैंने, एक पेन 10 रुपये का था, तो मेरे पास 1 लाख रुपये आए। अभी जो 1 लाख रुपये आए इसको कहा जाता है रेवेन्यू। तो प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, सेम एग्जांपल लेता हूँ। 10,000 पेन बनाए, 10 रुपये का एक पेन था, 1 लाख रुपये मेरे पास मैंने कमाए। मगर ये जो मैंने 10,000 पेन बनाए हैं मैंने, एक पेन को बनाने में मेरी कॉस्ट आई 8 रुपये। एक पेन को बनाने में मेरी कॉस्ट आई 8 रुपये। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 80,000 रुपये। रेवेन्यू कितनी थी, 1 लाख रुपये। इस 1 लाख रुपये में मेरी कॉस्ट कितनी थी, 80,000 रुपये। तो ये जो 20,000 रुपये आया है ये होता है प्रॉफिट। तो रेवेन्यू क्या है, जो मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा उससे उसको बेच के मेरे पास कितना पैसा आया। और प्रॉफिट होता है कि कॉस्ट को माइनस करके जो बचता है प्रॉफिट, वो होता है। तो ये दो चीज़ें, कभी कंफ्यूज मत होना कि रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमें सीखना क्या है कि व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। देखिए, ये नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ रिसिप्ट हो रहा है, और वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नेचर का है। मतलब हमारे पास जब हम बिज़नेस करते हैं तो जो हमारी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू मतलब जो मैंने आपको बताया अभी, सेल करके जो हमारी रेवेन्यू होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस क्या होता है,
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अमाउंट या तो रिसीव्ड हो चुका है और रिसीवेबल है या मिलेगा, ऑर्डिनरी, इन दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल है, मतलब जो हमारा बिज़नेस है, आमतौर पे जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो हमें हमारी कमाई है उसका पैसा हमें या तो मिल चुका है या मिलेगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो नॉर्मल बिजनेस है हमारा, उससे वो कैसे मिलता है? वो वाला अमाउंट हमें या तो हमने कोई जो हमारा सेल ऑफ गुड्स मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है, पेन है, जैसे मेरा प्रोडक्ट पेन है तो मेरे को उसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू होगा, ठीक है। या फिर जो पैसा मिलेगा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। देखिए हर किसी के पास गुड्स नहीं होते हैं, हर किसी के पास प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप किसी सीए के पास जाते हैं तो सीए के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, वो सर्विस देता है, वो आपको कंसल्ट करता है, एडवाइस देता है, तो वो सर्विस है, आपको सर्विस दी जाती है, उसको सर्विस कहा जाता है। ऐसे ही कभी आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो आप सर्विस सेंटर लेके जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए, तो वो सर्विस दी जा रही है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं आपको। तो जो रेंडरिंग ऑफ सर्विस से हमको अमाउंट मिलता है, मतलब हमने सर्विस प्रोवाइड करी, सर्विस प्रोवाइड करके हमें अमाउंट रिसीव, पैसा मिल चुका है या मिलेगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब आमतौर जो हमारा बिजनेस होता है उस पर, उसको भी रेवेन्यू कहा जाता है। सेल ऑफ गुड्स हो गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गया, और इम्पोर्टेंट ये तो हो गया जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड थी। कुछ इनकम ऐसी भी हैं हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कि जिससे हमें पैसा या तो मिलता है या मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे लगा रखी है तो हमें रेंट मिलेगा। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने बॉन्ड खरीदे हुए हैं, डिबेंचर खरीदे हुए हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो हमें डिविडेंड मिलेगा, मतलब हमारे पास पैसा आएगा। तो ये भी क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, मगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं, मतलब ये बार बार होंगे, रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब बार बार रिपीट होंगे, हर साल आएंगे ये। जो मुझे रेंट मिलेगा हर साल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने मिलता है, हर साल मिलता है, पूरे अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा मुझे डिविडेंड भी, तो ये बार बार होंगे। और जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी बिकेगा, पूरे साल की मैं कमाई देखता हूँ, कितना मैंने प्रोडक्ट बेचा, कितना मेरी कमाई हुई, तो ये रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू क्या हुई? जो हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो हमारा बिज़नेस है, 12 महीने हम बिज़नेस चलाते हैं, उसमें जो हमारी कमाई होती है वो कैसे कैसे कमाई होती है? या तो हम अपना गुड्स बेच के करते हैं, या फिर अगर हमारी सर्विस है तो सर्विस बेच के, सर्विस प्रोवाइड करके कमाते हैं, या फिर जो हमें रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, मतलब हमने कहीं इन्वेस्ट करा है तो वहाँ से भी हमको जो इनकम होती है वो रेवेन्यू नेचर की कहलाती है। ये रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार रिपीट होती है, और इसका जो बेनिफिट मिलता है वो 1 साल के लिए ही मिलता है। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, हमारा जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके अंदर ही इसके बेनिफिट मिल चुके होंगे, इसका लाभ हमें मिल चुका होगा, इसका अमाउंट हमें मिल चुका होगा। जैसे हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो हमने 1 साल में कितने गुड्स बेचे, उसकी हमारे को रेवेन्यू मिल जाती है। जैसे मैंने 10,000 का कोई एग्जांपल लिया था, 10,000 पेन बनाए और 10 रुपये का एक पेन था, तो वो 1 साल में मैंने कमा लिए, 1 लाख रुपए की रेवेन्यू आ गई। ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स हो गया, ऐसे ही सेल ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस होती है। और रेंट जो हमें मिलता है, मान लीजिए मैंने कोई एक बिल्डिंग रेंट पे लगा रखी है तो मुझे हर महीने उसका रेंट मिलेगा,
मेरे पास पैसा आएगा हर महीने, तो जब 12 महीने का आ जाएगा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा अपने अकाउंट्स में। तो वो बार बार रिपीटेटिव नेचर की है, बार बार होगी और एक पूरे 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में होती रहेगी। 12 महीने का कहने का मतलब है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। अब देखिए ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। एक कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है। इट इज़ नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो फिर ये है क्या, देखिए इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट है, हमें ऐसी रिसिप्ट होगी जिसकी वजह से या तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, या फिर जो हमारा एसेट है वो डिक्रीज़ होगा। एसेट साइड जो होता है हमारे बैलेंस शीट में वो डिक्रीज़ होगा, या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर एसेट डिक्रीज़ होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ कैपिटल रिसिप्ट का, देखिए मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं कैपिटल लेकर आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा मैंने बिजनेस में, कैपिटल लेकर आया तो क्या हुआ, रिसिप्ट तो ही पैसे की रिसिप्ट तो ही पैसे आए, पैसे की रिसिप्ट हुई बिजनेस को, मगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, लायबिलिटी भी तो इंक्रीज़ हो गई। ऐसे मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया तो पैसा तो आया मगर लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। या फिर किसी रिलेटिव से मैंने लोन लिया या फ्रेंड से लोन लिया, किसी से भी लोन लिया तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ऐसी अगर कंपनी है, कंपनी शेयर्स को इशू करती है अगर, तो शेयर्स को इशू करे, इशू ऑफ शेयर्स, तो वो भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई अगर कंपनी का केस है तो। अगर इशू ऑफ डिबेंचर करे, पैसा तो आ रहा है इन सभी केस में, रिसिप्ट हो रही है मगर लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। और एसेट कैसे डिक्रीज़ होता है मान लीजिए एक मशीनरी थी मेरे पास, मशीनरी मैंने बेची और 1 लाख रुपए मेरे पास आए, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेची और 1 लाख रुपए आए, पैसे तो आए मेरे पास 1 लाख रुपए, मगर मशीनरी भी तो कम हो गई, तो एसेट डिक्रीज़ हो जाता है। इसका इफेक्ट मतलब कैपिटल रिसिप्ट का इफेक्ट बैलेंस शीट के आइटम पे पड़ता है, या तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी या फिर एसेट डिक्रीज़ होगा। ये सारे एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। ऐसी ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये उसके क्रेडिट साइड में आएगी हमेशा, क्रेडिट साइड। जैसे कि हम दिखाते हैं बाय सेल्स, तो वो रेवेन्यू है, और फिर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं बाय सेल्स तो वो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट इनकम, बाय डिविडेंड इनकम, जितनी भी इंडायरेक्ट इनकम है वो भी रेवेन्यू नेचर की है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और कैपिटल रिसिप्ट का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, बैलेंस शीट में, या तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी या एसेट डिक्रीज़ होगा। तो ये होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसको जल्दी से बुक से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 2.5 टी.एस. ग्रेवल। रिसिप्ट्स क्या है? रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, एसेट को बेचा, कैपिटल रिसिप्ट, गुड्स और सर्विसेज, रेवेन्यू। Receipts are further categorized into revenue receipt and capital receipts. Revenue receipts, it is the amount received or receivable in the normal course of business, say against sale of goods or rendering of services. ये मैंने बताया। Example of revenue receipts are amount received or receivable against sale of goods, goods को बेच कर आएगा, rendering of service करके आएगा, या interest on fixed deposit, जो मैंने बताया था, interest, dividend,
इन्वेस्टमेंट करके जो भी आता है। सेम कैपिटल रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन एक्सेट्रा। तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, आप पढ़ लीजिएगा बुक से। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट जो है ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिपीटेटिव होते हैं, बार बार नहीं होते। बार बार बैंक से लोन नहीं लिया जाएगा, बैंक बार बार शेयर्स को इशू नहीं किया जाएगा, बार बार डिवेंचर्स को इशू नहीं किया जाता, बार बार मशीनरी को नहीं बेची जाती। तो ये नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है देखो, इसका वैसे बताऊं तो इसको ये समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये जो खर्चे होते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको करने से हमें जो फ़ायदा होगा, इन एक्सपेंडिचर को करने से जो हमें फ़ायदा होगा, हमें मतलब बिज़नेस को जो फ़ायदा होगा वो सालों साल तक मिलेगा। सिर्फ 1 साल के लिए नहीं मिलेगा, 12 महीने के लिए नहीं, वो आने वाले काफ़ी टाइम तक मिलेगा। और इनके होने से हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको कि ये होते क्या हैं। देखो, मान लीजिए हमने कोई एक फिक्स्ड एसेट ख़रीदा, फिक्स्ड एसेट ख़रीदा अगर हमने परचेज़ किया, फिक्स्ड एसेट ख़रीदा हमने, तो इससे क्या होगा। फिक्स्ड एसेट मतलब मैंने मान लीजिए मशीनरी ख़रीदी, तो इस मशीनरी से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनेगा तो वो बिकेगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो मेरी रेवेन्यू होगी, कमाई होगी। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। मान लीजिए मेरे पास एक पुरानी मशीनरी थी जो सिर्फ 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाती थी, सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बना पाती थी मेरा। मैं जो न्यू मशीन लेकर आया हूँ, उसकी वजह से मैं अब 50,000 प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ, अपने 50,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ। पहले 10,000 प्रोडक्ट बिकता था, अब मेरा 50,000 यूनिट बिकेगा। तो मतलब मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, बढ़ी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे हम या तो टेंजिबल एसेट खरीदते हैं या फिर हम इनटेंजिबल एसेट्स खरीदते हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमने टेंजिबल एसेट खरीदा है या इनटेंजिबल एसेट खरीदा है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट हैं फिक्स्ड एसेट के। तो मतलब जब भी हमने फिक्स्ड एसेट को ख़रीदा तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और
इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा जो होता है, बेनिफिट जो होता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड के लिए हमें इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैंने मशीनरी ख़रीदी है जो 50,000 प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो सिर्फ 1 साल के लिए ख़रीदी होगी? 1 साल तक बनाएगी? नहीं, वो आने वाले कई सालों तक मेरे प्रोडक्ट बनाएगी। मेरे पेन, जो मेरा प्रोडक्ट है पेन, वो बनाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देती है और एसेट साइड को इंक्रीज़ करती है। बैलेंस शीट में एसेट साइड को इंक्रीज़ करती है, फिक्स्ड एसेट को। इसका एक एग्ज़ाम्पल और ये होगा, मान लीजिए मेरे पास एक मशीनरी, ओल्ड मशीनरी पड़ी है जो अभी 10,000 यूनिट बना रही है मेरे प्रोडक्ट की। तो मैंने इसी मशीनरी को मैंने इम्प्रूव किया, इस पर रिपेयरिंग के पैसे लगाए, इसको रिपेयर करा, और इस रिपेयरिंग की वजह से इसकी जो कैपेसिटी थी प्रोडक्ट बनाने की वो इंक्रीज़ हो गई। प्रोडक्ट अब मेरे बनने लगे 20,000 यूनिट। तो ये रिपेयर भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इस मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई 10,000 रुपये से। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहलाएगा, और जितनी भी रिपेयरिंग कॉस्ट होगी वो मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कि क्या होता है। और ये क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के। मतलब ये बार बार नहीं होते, रिपीटेटिव नहीं होते। मशीनरी एक बार खरीदी जाएगी, फर्नीचर एक ही बार खरीदा जाएगा, मतलब बार बार नहीं, साल में बार बार नहीं खरीदा जाएगा। इनका फ़ायदा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जी? ये वो एक्सपेंडिचर हैं जिनकी वजह से जो हमारे बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी है वो बनी रहती है। अर्निंग कैपेसिटी है जो बिज़नेस की, वो बनी रहती है, एक जगह मतलब स्टेबल रहेगी। कहने का मतलब है स्टेबल रहेगी, मतलब कि रुकेगी नहीं। और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस जो होता है हमारा, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक्सपेंडिचर ना करें तो हमारा बिज़नेस रुक जाएगा। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डे टू डे बिज़नेस में करने पड़ते हैं हमें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा बिज़नेस रुक जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या हो गया, हमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी होती है। हमने अगर रेंट पे ले रखा है, हमने जहाँ हम काम करते हैं जिस ऑफिस में, तो रेंट पे करना पड़ेगा। अगर सैलरी पे नहीं करी तो एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, रेंट पे नहीं करा तो हम ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। और भी एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे तो हमारी सेल कैसे होगी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? बैलेंस शीट में एसेट साइड को, कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड वाले एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो अगर हम ये खर्चे ना करें तो हमारा बिज़नेस ठप हो जाएगा, और अगर करते हैं तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बनी रहती है, कम नहीं होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या उनसे है? इनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी स्टेबल, प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, मेंटेन रहती है। अर्निंग कैपेसिटी हमारी मेंटेन रहती है थ्रू आउट। किसकी वजह से? जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं रेवेन्यू नेचर के। तो ये एक्सपेंडिचर वो हैं
जिनसे हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। अर्निंग कैपेसिटी कह लीजिए या ऑपरेटिंग एबिलिटी कह लीजिए, या तो ऑपरेटिंग एबिलिटी कह लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इनसे जो हमारा एक मेन पॉइंट जो मैं अब बताऊंगा, इससे क्या होता है, हमारा जो एसेट्स हैं हमारे, वो भी करंट पोजीशन में मेंटेन रहते हैं। अर्निंग कैपेसिटी भी बनी रहती है और इन खर्चों की वजह से एसेट भी हमारा करंट पोजीशन में मेंटेन रहते हैं। ये कैसे, देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मशीनरी है मेरी, जिससे मैं 50,000 यूनिट बना रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, 50,000 यूनिट्स, ठीक है जी। मगर इसमें थोड़ी ख़राबी आ रही है, ये कभी कभी भी ख़राब हो जाती है, कभी भी प्रॉब्लम करने लगती है। तो मैं, ये मांग रही है रिपेयर, तो मैंने इसको रिपेयर करा, जो उसकी ख़राबी थी उसको मैंने रिपेयर करा, उसको ठीक करा दिया, मशीनरी को मैंने ठीक करा दिया। तो अभी भी मशीनरी ठीक होने के बाद भी 50,000 यूनिट ही बना रही है, मगर मशीनरी रिपेयर हो गई है, ठीक हो गई है। मतलब कि इसमें कोई जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है। 50,000 पहले बनाती थी, 50,000 ही अभी बना रही है, तो ये उतनी की उतनी ही है। और अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मशीनरी थी, कहाँ ये एग्जांपल, हाँ मशीनरी थी मेरी, पुरानी हो गई थी मशीनरी, 10,000 यूनिट बनाती थी। मैंने उसको रिपेयर करवाया, रिपेयर करा के इतना खर्चा हो गया कि उसकी लाइफ बढ़ गई। लाइफ बढ़ने के साथ साथ उसके जो प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई। पहले 10,000 बनाती थी, अब 20,000 बनाती है, तो बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है और फिक्स्ड एसेट बढ़ गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो भी रिपेयर का कॉस्ट आया होगा उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज क्या होता है, कैपिटलाइज्ड करना, मतलब जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, जो भी उसकी कॉस्ट बची है, बुक वैल्यू है एसेट की, उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो ये जो रिपेयर है उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ये कैपिटलाइज्ड कर दिया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी और जो एसेट की लाइफ थी वो बढ़ा दी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है। अगर रिपेयर और मेंटेनेंस वाला खर्चा ये चीज़ें करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर रिपेयर तो हो गई है मगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है, अभी भी उतने ही बना रही है प्रोडक्ट जितने पहले बनाती थी, बस एक ही चेंज ये हुआ है कि यहाँ जो खराबी आ गई थी मशीनरी में वो अब ठीक हो गई है, अब वो अच्छे से काम कर रही है, करंट सिचुएशन में ही मेंटेन है, एसेट करंट पोजीशन मेंटेन्ड है। कोई मशीनरी ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं करी, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का, उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों में मोटे मोटे क्या पॉइंट हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिनकी वजह से मैं फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट में जो हम फिक्स्ड एसेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ कब होगी, जब हम एक्सपेंस करेंगे और फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे। तो मान लीजिए मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के हैं वो सारे जितने भी, और कुछ भी हो सकते हैं वो, चाहे हम टेंजिबल एसेट खरीदें या इंटेंजिबल एसेट खरीदें, क्योंकि दोनों किसके पार्ट हैं, फिक्स्ड एसेट के। और वहीं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करे जाते हैं, जिनके बिना हमारा जो काम है मेंटेन नहीं रहेगा, हमारा बिज़नेस नहीं चल पाएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस नहीं चल पाएगा हमारा। देखिए जैसे कि सैलरी पे करी हमने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। रेंट, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं चलेगा। ऐसे टेलीकॉम, तमाम जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड वाले बैलेंस होते हैं वो। अब इनका क्या होता है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने बताया था आपको कि बेनिफिट है जो वो लॉन्ग पीरियड तक मिलता है,
क्योंकि ये मैंने मशीनरी बनाई, मशीनरी ख़रीदी मैंने कैपिटल एक्सपेंस करके, तो वो मशीनरी मेरे प्रोडक्ट बनाएगी वो तो सालों साल तक बनाएगी। अब हमारा बिज़नेस कितने साल चलेगा ये तो इंडेफिनाइट होता है, हमें नहीं पता होता, मगर हाँ इतना कंफर्म हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस हुआ है वो हमें लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देगा। लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, मगर 1 साल से ज़्यादा तक, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 साल से ज़्यादा तो ये हमें बेनिफिट देगा। तो कैपिटल एक्सपेंसेस जब भी होंगे तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा ही मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। मगर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसका बेनिफिट हमें उसी साल मिल जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिल जाता है। इसका जो बेनिफिट है हम उसी साल कंज्यूम कर लेते हैं। करंट ईयर, ये कैसे, देखिए हमने सैलरी पे करी एम्प्लॉई को, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ऐसे ऐसे 12 महीने तक हमने उसको सैलरी पे करी हर महीने। ठीक है, 12 महीने ख़त्म हो गए अब, और आपने उसके बदले में उससे क्या काम, जो भी काम करवाया आपने उससे, उसका आपने लाभ उठाया उसकी सर्विसेज का, जो भी उससे आपने काम करवाया एम्प्लॉइज़ से। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से 12 महीने तक आपने उसकी सर्विस का फ़ायदा उठाया एम्प्लॉई का, और आपने उसको पेमेंट कर दी सैलरी 12 महीने, हर महीने। अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया, 12 महीने में आपने अपना रिकॉर्ड कर लिया उसको अकाउंट्स में। अब नया साल आएगा, नया साल की शुरुआत होगी, ऐसे ही हर महीने सैलरी पे करके। ऐसे ही हम रेंट की बात कर सकते हैं, 1 महीना गया, 2 महीना गया, ऐसे ऐसे 12 महीने तक आप रेंट पे करेंगे, और आपने सर फ़ायदा क्या उठाया उसका, रेंट, जहाँ आपका ऑफिस है, जिस चीज़ का भी आप रेंट दे रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, रेंट पे ऑफिस ले रखा है, तो आपने 12 महीने तक उसका यूज़ करा ऑफिस का। तो आपने 12 महीने बाद जो आप अकाउंट्स क्लोज़ करते हैं 12 महीने बाद, उसको रिकॉर्ड कर लिया रेंट को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कहने का मतलब ये है, इसका बेनिफिट उसी साल कंज्यूम होता रहता है। रेवेन्यू नेचर का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका बेनिफिट उसी साल पे कंज्यूम होता रहता है। 1 साल क्लोज एंड होगा, ईयर एंड होते ही उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मगर ऑन द अदर हैंड हम इसकी बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इसका बेनिफिट ऐसा है जो लॉन्ग पीरियड तक होगा। जैसे कि मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया, या हम फर्नीचर का एग्जांपल भी ले लें। फर्नीचर को हम ख़रीदते हैं तो हम ऑब्वियस ही बात है, हम उसको लॉन्ग पीरियड तक के लिए रखते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये हमारा काफ़ी टाइम तक चलेगा फर्नीचर, इससे हमें बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जिसका बेनिफिट हम उसी साल में कंज्यूम कर लेते हैं, हमें बेनिफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सपेंस को उसी साल, रेवेन्यू एक्सपेंस को उसी साल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो डेफर्ड के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि पोस्टपोन करना या सेग्रीगेशन करना, आगे बढ़ा देना, इसके काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। मगर हम अकाउंट्स में क्या इसका मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। मगर इसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है, डेफर्ड भी है और रेवेन्यू भी है। रेवेन्यू नेचर का है ये एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, मतलब कि इस एक्सपेंस के होने से कोई फिक्स्ड एसेट तो हमारे पास नहीं आने वाला। फिक्स्ड एसेट कब आता है, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो मतलब हमारे पास कोई एसेट नहीं आएगा जब हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, तो मतलब डेफर्ड का मतलब जानते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि जब हम रेवेन्यू नेचर का कोई एक्सपेंस करेंगे जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा आने वाले टाइम पे मिलेगा। हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 2 साल, कितने भी साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, मगर 1 साल से ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा उसका बेनिफिट। डेफर्ड का मतलब यही होता है कि आप आगे बढ़ा दीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो बेनिफिट हमें उसी साल मिल जाता है, हम उसी साल रिकॉर्ड कर लेते हैं।
उसके एक्सपेंस। मगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको हमने करा तो हमने करंट ईयर में ही एक्सपेंस तो हो गया, करंट ईयर में एक्सपेंस हो गया, मगर इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो हमें करंट ईयर में तो मिलेगा ही, आगे वाले आने वाले टाइम पे भी मिलेगा, आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो इसका बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा और आने वाले टाइम पे भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया इसका बेनिफिट्स। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बताया था, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर भी लेकर आता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करे, हमने मतलब बिज़नेस ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करे, मान लीजिए हमने करे 20 लाख रुपए के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और हमारा अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए, अभी तक पिछले 3 सालों का मान लीजिए बिज़नेस का रिकॉर्ड देखा जाए, तो हमारा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है पिछले 3 सालों से वो आ रहा है 5 लाख रुपए। और हमने इस साल करंट ईयर में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर दिए 20 लाख रुपए। अब हमारा प्रॉफिट तो इस साल आएगा, मान लीजिए एवरेज बेसिस पे लें 5 लाख, और एक्सपेंसेस आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 20 लाख, तो ये तो पूरा ही लॉस आ जाएगा हमारा, 20 लाख के हो जाएंगे, है ना। तो ये तो लॉस आ जाएगा हमारा 15 लाख से, अगर हमने 20 लाख के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए तो। ठीक है जी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, इनका लाभ, इनका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में भी मिलेगा। करंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, मान लीजिए आने वाले 2 सालों में और मिलेगा मुझे, 4 सालों में हम लगा लीजिए, आने वाले 4 सालों में मुझे इस 20 लाख रुपए का, हम एज्यूम कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करे हैं 20 लाख रुपए के, ये मेरे को आने वाले 4 सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा, 4 ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो फिर ये 20 लाख का जो हमने खर्चा करा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे 4 साल तक लगेगा, तो 5 लाख हर साल, 5 सालों तक मैं इसका क्या करूँगा, उपयोग करूँगा, एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस दिखाऊँगा, समझे। तो हुआ क्या, पहले मेरा 15 लाख का तो नुकसान आता, अब देखिए 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था एवरेज बेसिस पे, और अब 5 लाख का एक्सपेंस आ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ज़ीरो हो गया। ये एवरेज बेसिस पे बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए, इस साल 6 लाख आ जाए, और 5 लाख के तो एक्सपेंसेस हैं, तो 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। मगर जहाँ मेरा एवरेज बेसिस पे 15 लाख का नुकसान हो रहा था इस साल, उधर ये ज़ीरो हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है, डेफर्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे कि ये सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। इनमें से ही कोई एक एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जिसका लाभ हमें, जिसका फ़ायदा हमें इस साल करंट ईयर में तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आने वाले भी सालों में भी मिलेगा। वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं पहले से ही कि कितने सालों तक हमें इसका फ़ायदा होगा। ठीक है। तो इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले खर्चे करें, बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले जो हमने खर्चे करें। जैसे कि हम काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते हैं या किसी एडवोकेट के पास जाते हैं अपने उस बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के लिए, और ऐसी प्रिंटिंग के खर्चे होते हैं, काफ़ी चीज़ें प्रिंट कराने होते हैं हमें, तो वो सारे खर्चे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं वो कि जिनका, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए करते हैं हम, बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, और उसका जो हमें फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, वो सिर्फ उसी साल नहीं मिलता है, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो उसका
जब स्टार्ट हो गया बिज़नेस तो उसका फ़ायदा तो हमें आने वाले टाइम पे मिलेगा, सिर्फ उसी साल नहीं मिलेगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी वही होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। और एडवर्टाइजमेंट का बता दिया मैंने कि एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नेचर में भी क्यों आ रहा है? ये वाला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो है, मान लीजिए हमने छोटा मोटा खर्चा करा था, इधर तो मैंने 20 लाख दिखाया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये के कुछ पैम्पलेट छपवाए, जिसका फ़ायदा मुझे उसी साल या उसी महीने हो रहा है, बस आगे जाके नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो हमने यहाँ पे खर्चा दिखाया एडवर्टाइजमेंट का, ये सिर्फ हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसी साल कंज्यूम हो जाएगा इसका बेनिफिट, मगर इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले सालों साल तक मिलेगा, ऐसा हम एस्टिमेट कर लेते हैं पहले। ऐसे ही इसका एक और ले लीजिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये क्या होते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। मान लीजिए मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक पेन बना रहा हूँ, इस एग्जांपल में भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक पेन बना रहा हूँ। तो इस पेन को बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, कि कैसे मार्केट में कैसे कैसे पेन चल रहे हैं, किसकी डिमांड है, उनको कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसी इंक लग रही है, कितना खर्चा आ रहा है। तो सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, वो खर्चे करती है, एक एक चीज़ रिसर्च करेगी एक एक चीज़ के बारे में, पेन को कि कैसे बनाया जाता है, क्या डिमांड चल रही है, A to Z उसके बारे में पूरा डिपार्टमेंट सर्च कर लेगा और फिर एक रिपोर्ट बना के जो मालिक होता है बिज़नेस का, प्रोपराइटर, उसको दे देगा कि ये खर्चा आया है और ये आपकी रिपोर्ट है पेन बनाने की। तो वो भी बहुत भारी भरकम खर्चे होते हैं जिनका लाभ हमें आने वाले टाइम तक मिलेगा, क्योंकि ये भाई रिसर्च हो जाएगी तो एक प्रोडक्ट अच्छा खासा बनेगा। रिसर्च करने के बाद जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो जब एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका प्रॉफिट, उसका लाभ, उसका बेनिफिट मुझे आने वाले समय पे भी मिलेगा, सिर्फ उसी साल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी तो ये होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक बार तीनों को देख लेते हैं कि इन तीनों में हमने क्या क्या देखा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसकी पहली पहचान क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि इसके एक्सपेंस होने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से मेरी फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी, बैलेंस शीट में बढ़ेगी, या फिर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि इस रिपेयर की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब इसको क्या कहते हैं? अपग्रेड हो गया मेरा एसेट। या तो मेरा कोई फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा या फिर मेरा एसेट अपग्रेड हो जाएगा। सबसे बढ़िया पहचान इसकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी कह लीजिए उसे, वो बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फिक्स्ड एसेट आता है तो उससे हमको फ़ायदा होता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। और साथ ही साथ इसका जो बेनिफिट होगा वो हमें लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार नहीं होंगे, बार बार रोज़ हर महीने कोई मशीनरी नहीं खरीदी जाएगी, बार बार नहीं खरीदे जाएंगे ये एक्सपेंसेस। ठीक है, और वहीं हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार किए जाते हैं, और जिनकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ तो नहीं होती है मगर हाँ मेंटेन रहती है। अगर हम एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो वो मेंटेन नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सैलरी, रेंट, इन सब का मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया था। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, हम कुछ उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, तो इनकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। साथ ही साथ जो हमारे एसेट की पोजीशन है वो भी मेंटेन रहती है, एसेट वहीं की पोजीशन में कोई इजाफा नहीं होता है मगर हाँ मेंटेन रहती है। जैसे कि रिपेयर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिपेयर होने से प्रोडक्टिविटी 50,000 थी तो अब भी 50,000 ही प्रोडक्ट बन पा रहे हैं, मेरे प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब मेंटेन कर रखती है। ठीक है, तो इनको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस में आते हैं ये वाले खर्चे, और इनका जो बेनिफिट होता है वो उसी साल में कंज्यूम हो जाता है, उसी साल में हम उसके बेनिफिट को दिखा देते हैं, और इसलिए उसके उस एक्सपेंस को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसी साल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि इसके बेनिफिट उसी साल में कंज्यूम हो जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ था, आने वाले टाइम पे इसका बेनिफिट आने वाले टाइम तक रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था, मैंने बताया था ये रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, इनका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और हम एक्सपेंस जो करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू के, हमने करंट ईयर में कराया एक्सपेंस, मगर इसका जो बेनिफिट है वो करंट ईयर के साथ साथ लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। जैसे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी लॉन्ग पीरियड तक रहता है, करंट ईयर में भी रहता है और लॉन्ग पीरियड में भी रहता है, मगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने से कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा, कोई फिक्स्ड एसेट अपग्रेड नहीं होगा जैसे कैपिटल एसेट एक्सपेंडिचर में होता था। तो ये रेवेन्यू नेचर के इसलिए हैं क्योंकि कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आ रहा है, मगर ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही जिनका फ़ायदा हमें उसी साल करंट ईयर में कंज्यूम तो होगा ही, साथ आने वाले कुछ पीरियड तक और होगा, आने वाले कुछ सालों तक और होगा, ये हम पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो अमाउंट में कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं, अमाउंट की बात करें ना हम, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो अमाउंट वाइज थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैंने बताया था कि 10,000 रुपये का हमने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करें, मान लीजिए हमने पोस्टर छपवाए, पैम्पलेट वगैरह छपवाए, तो उसी साल हमें उसका फ़ायदा हो गया होगा बिज़नेस को। और वहीं हम बात करें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करें हमने 20 लाख रुपए के, तो मतलब वो 20 लाख रुपए के काफ़ी खर्चा करा होगा हमने, काफ़ी तरह, खाली पैम्पलेट से नहीं, रेडियो, टीवी, मैगज़ीन, काफ़ी जगह पे हमने उसका इस्तेमाल किया होगा 20 लाख रुपए का, तो उसका हमें फ़ायदा आने वाले कई वर्षों तक, कई सालों तक उसका फ़ायदा होगा, तो इसलिए उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उसके एग्जांपल्स दिए थे मैंने, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आखिर में होते क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रा मैं वो भी क्लियर करा दूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं, करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट क्यों होते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है पहले ही, हमने जो सर्विसेज लेनी है, गुड्स लेने हैं, उसकी पेमेंट हम पहले करके बैठे हुए हैं। करंट का मतलब क्या होता है, विद इन 12 मंथ्स। ये जो हमने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिए हैं, पे कर दिए हैं, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है, कितने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दिया है मैंने पे 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। मैंने दे दिए हैं उनको 1,20,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को मैंने 1,20,000 रुपये पे कर दिए हैं, ठीक है जी। मैंने 1/4/2017 को कितने रुपए दे दिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने 1,20,000 रुपये दे दिए और पीरियड करंट एसेट का होता है 12 मंथ, तो ये पहले महीने में कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में कितने आएंगे एक महीने बाद, प्रीपेड एक्सपेंस 1,10,000 हो जाएगा पहले साल में, पहले साल पहले मंथ जब ख़त्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1,10,000, पहला मंथ ख़त्म हुआ। सेकंड मंथ ख़त्म होगा तो 1,00,000 रुपये बचेगा,
10,000 रुपये कंज्यूम होता जा रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तीसरे साल में क्या होगा, 90,000 रुपये बचेगा मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। ये सारे क्या हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे ही जब 12th मंथ आएगा तो कुछ नहीं बचेगा, प्रीपेड एक्सपेंस ख़त्म। ठीक है, हमने पहले ही पे कर दिया है तो वो 12 मंथ्स में ही ख़त्म हो गया। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हमने करंट ईयर में तो पे कर दिया है, मान लीजिए हमने इसी डेट को पे कर दिया, मगर उसका जो फ़ायदा होगा हमें आने वाले सालों तक मिलेगा, काफ़ी सालों तक मिलेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका फ़ायदा हमें आने वाले सालों तक मिलेगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया भी था। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का तो उसी साल में ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए एग्जांपल और देता हूँ, उसी साल का मतलब है कि 12 मंथ्स के भीतर भीतर हो सकता है वो 12 मंथ्स अगले साल तक चले जाएँ। वो कैसे जाएंगे, मान लीजिए मैंने प्रीपेड एक्सपेंस करे 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, अकाउंट्स कब क्लोज हो गए, 31/3/2017 को ख़त्म हो गया अकाउंट्स। तो ये 3 महीने के खर्चे तो इस साल आ जाएंगे करंट ईयर में, 30,000 रुपये, 10,000 पर मंथ। बाकी के जो बचे 90,000 वो अगले साल जाएंगे 9 मंथ्स के लिए। ये हो गए 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस। ठीक है, हैं कितने, क्योंकि एक को करा मैंने, एक जनवरी के एंड में 20,000, 10,000 माइनस हो गए, फेब के एंड में 10,000 माइनस हो गए, मार्च के एंड में 10,000 माइनस हो गए, तो टोटल 30,000 माइनस हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने प्रीपेड एक्सपेंस, 90,000 रुपये। और फिर 9 मंथ, एक हर महीने फिर के क्या होगा, अप्रैल के 10 गए, मई के 10 गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक 9 मंथ नहीं होंगे तब तक वो 10,000 रुपये कटते रहेंगे। तो लास्ट में तो नटशेल में ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं उनका बेनिफिट, उनको हम करते हम स्टार्टिंग में कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को, एक बारी में पे कर देते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस को, और उसके बेनिफिट हम कब तक लेते हैं, 12 मंथ्स तक। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें सालों साल तक मिलता है, कम से कम 1 साल से तो ज़्यादा मिलता है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो ये तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होते हैं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों नहीं होते हैं, और ये दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है जी, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो मैंने साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस और रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कंपेयर करके बताया। अब मैं आपकी तरफ बुक की तरफ ले आता हूँ कि बुक में क्या लिखा गया है, तो हम बुक की भी नॉलेज ले लेते हैं कि बुक में आखिर में लिखा क्या गया है। देखिए, रिसिप्ट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, रिसिप्ट आर फर्दर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तभी मैंने आपको पहले ये बताया था कि पहले ये पढ़ते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट फिक्स ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। वही जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सेल कर दी, रेंडरिंग ऑफ सर्विस में जो पैसा मिलता है, और हमने कहीं रेंट पे लगा रखा है कोई अपनी बिल्डिंग, उसमें जो हमें रेंट मिल रहा है, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो सारे क्या आ गए, रेवेन्यू रिसिप्ट के हो गए। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन से मतलब मशीनरी कम हो गई हमारी, मशीनरी कम हो गई है मतलब मशीनरी सेल करी तो पैसा आ गया, बिल्डिंग को बेचा, फर्नीचर को बेचा, इन्वेस्टमेंट करा, लोन लिया। ठीक है, तो मैंने बताया था या तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी या फिर एसेट डिक्रीज़ होगा, फिक्स्ड एसेट डिक्रीज़ होगा, तो वो हो गए कैपिटल रिसिप्ट्स।
ठीक है जी। और अब एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तीनों चीज़ें खुद पढ़िएगा, ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको पढ़वाई है। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। इम्प्रूविंग का मतलब अपग्रेड करना है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले 10,000 यूनिट बनाता था, अब 20,000 बनाने लगा है, तो वो इम्प्रूव हो गई है एग्जिस्टिंग एसेट। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है बिजनेस की। दैट इज विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर टू द बिजनेस। इट मे बी इंकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। मैंने कहा था एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर टू कैरी ऑन। ये सारे क्या हैं? फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो मैंने कहा था इसके आने से फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। विद इन द अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स के अंदर इसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूम हो जाएगा। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग account and profit and loss account in the case of firms, and in the expenses statement of profit and loss expense of the companies। ठीक है, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ। मतलब कि हम चार्ज कर रहे हैं उसको इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल large advertisement expenses that will give benefit for more than one accounting period is deferred revenue। जैसे मैंने कहा था कि 20 लाख रुपए खर्चे कर दिए हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे, मगर हम सोच रहे हैं 4 साल तक उसको हमें एक्सपेंस का हमें फ़ायदा होगा, तो मतलब हमें 5 लाख हर साल हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि 20 लाख। तो इसका मतलब वही है कि फॉर एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टाइजमेंट दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। तो 4 साल तक इस 5 लाख को हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने बुक से भी पढ़ लिया और आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है आज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ये सारी, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये आपको बहुत हेल्प करेगी और बार बार आपके सामने आएगी, आपको उसको इससे बार बार रूबरू होना पड़ेगा। तो आप अभी इसको क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको मैं फिर बोलूँगा, आप अपनी जीमेल की यूट्यूब पे लॉगिन करिए अपनी जीमेल की आईडी से। जब आप कर लेंगे तो आप मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर में, उस पर क्लिक कर दीजिए। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सजेशन हो या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको ऑलरेडी अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बता चुका हूँ, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।